फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 11th के पीरियोडिक टेबल का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। आज उसी सीक्वेंस में मैं आपके लेके आई हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो अब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे आते हैं एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड शील्डिंग इफेक्ट। तो काफी सारे यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपनी अलग अलग वीडियोस में। तो आज मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में आपके लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से पहली प्रॉपर्टी जो है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या है? तो किसी भी एटम के साइज की जो मेजरमेंट होती है वो एटॉमिक रेडियस होती है। यानी कि किसी एटम के रेडियस से ही हम उसके साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना उस एटम का साइज होगा। जब एटम इंडिपेंडेंट होता है यानी कि फ्री स्टेट में होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो उस टाइम पे हम इंडिपेंडेंट एटम के एटॉमिक रेडियस के लिए यहाँ पे एक डेफिनेशन शो करते हैं जो है इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट सेल और वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटरमोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे मैंने एक एटम शो किया हुआ है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। तो इस न्यूक्लियस से इस एटम के आउटरमोस्ट सेल, जिसको हम वैलेंस सेल भी कहते हैं, तो वैलेंस सेल मीन्स आउटरमोस्ट सेल, तो इसके न्यूक्लियस से इसके आउटरमोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को आर यानी कि हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो काफी सिंपल है, किसी एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटरमोस्ट सेल तक की डिस्टेंस को ही उसकी एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन हमने दी है ये केवल एटॉमिक रेडियस के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं या एटम के लिए ये केवल वैलिड है। लेकिन अगर एटम जब कंबाइन होके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जब कोई भी एटम आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तब उसके लिए कोई भी ऐसी पर्टिकुलर डेफिनेशन हम शो नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे उसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं होगी। तो मॉलिक्यूलर रेडियस को हम कैसे इंडिकेट करेंगे? तो हमारे पास यहाँ पे तीन तरीके हैं मॉलिक्यूलर रेडियस को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि जितने टाइप के यहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे हम उसके अकॉर्डिंग उसकी मॉलिक्यूलर रेडियस के डेफिनेशन को शो करेंगे। तो सपोज यहाँ पे दो एटम कंबाइन होते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड से, तो उसकी रेडियस कहलाएगी कोवेलेंट रेडियस। एंड जब टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन होकर के मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे हम उसके मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करेंगे मेटेलिक रेडियस को। एंड थर्ड है वैन-डेर-वाल्स रेडियस। तो वैन-डेर-वाल्स रेडियस तब होगी जब किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के बीच में वैन-डेर-वाल्स फोर्स या वीक वैन-डेर-वाल्स फोर्स हम कहेंगे वो एक्ट करेगा। तो जिन मॉलिक्यूल्स में वैन-डेर-वाल्स फोर्स एक्ट करेगा उन्हीं में हम कैलकुलेट करेंगे वैन-डेर-वाल्स रेडियस को। तो मॉलिक्यूलर रेडियस थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट है कोवेलेंट रेडियस, सेकेंड है मेटेलिक रेडियस एंड थर्ड है वैन-डेर-वाल्स रेडियस। तो अब हम डिस्कस करते हैं इन मॉलिक्यूलर रेडियस को जो है कोवेलेंट, मेटेलिक एंड वैन-डेर-वाल्स रेडियस। तो कहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं और किन मॉलिक्यूल के लिए कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे, किन मॉलिक्यूल के लिए मेटेलिक निकालेंगे और किन मॉलिक्यूल के लिए वैन-डेर-वाल्स रेडियस निकालेंगे, तो इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस को देखते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो होगा वो शो करेगा। जब दो एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड जो दो एटम होंगे उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और उस कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड जो मॉलिक्यूल होगा उसको हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहेंगे। तो यहाँ पे इस कोवेलेंट रेडियस को समझने के लिए मैंने एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल लिया है जिसमें
ए एंड बी दो एटम्स हैं जो आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं और ओवरलैपिंग से एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हमें डिटरमाइन करना है कोवेलेंट रेडियस को, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस की बीच के डिस्टेंस को ले लेंगे, यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लेंगे। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मींस इस ए एटम के न्यूक्लियस से बी एटम के न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होगी इसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, जिनको मैंने R1 एंड R2 से शो किया हुआ है। तो इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दें, 1/2 कर दें, तो उसकी हाफ डिस्टेंस को हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। तो ये है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस R1 से R2 तक। तो R कोवेलेंट यानी कि कोवेलेंट रेडियस इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन 2, यानी कि हमने R1 से R2 जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ किया है, तो इसके हाफ को हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो यहाँ पे आपको एक चीज फोकस करनी है कि कोवेलेंट रेडियस उसी मॉलिक्यूल की होगी जो ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो उन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियस। सेकेंड है मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस क्या होती है, जब दो एटम आपस में, तो सेकेंड है मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस क्या है कि जब भी कोई दो एटम मिलके मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते बल्कि ये एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। तो सपोज ये ए एटम है और ये है एटम बी, तो दोनों एटम्स एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आकर के एक मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके भी न्यूक्लियस से बी एटम के न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे। तो मेटेलिक बॉन्ड से बाइंडेड जो दो एटम है ए एंड बी, तो इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो हम लेंगे उसी को कहेंगे आर मेटेलिक, यानी कि मेटेलिक रेडियस। तो ये मेटेलिक बॉन्ड है, ये दो एटम है ए और बी जो मेटेलिक बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं। तो इसके न्यूक्लियस से R1 से बी एटम के न्यूक्लियस R2 तक की जो डिस्टेंस होगी ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी। तो इस डिस्टेंस के 1/2 यानी कि हाफ लेंथ को हम कहते हैं मेटेलिक रेडियस, यानी कि इतनी रेडियस को हम मेटेलिक रेडियस कहेंगे। या यहाँ से इस एटम के न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होगी उसको आर मेटेलिक कहेंगे। तो ये मेटेलिक क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आके मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की जो हाफ डिस्टेंस होगी वही मेटेलिक रेडियस कहलाएगा। इनकी भी रेडियस हमने R1 एंड R2 मानी है, तो R1 R2 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो R मेटेलिक इक्वल टू R1 R2 अपॉन 2। अब वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, तो वंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वो फिजिकली वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं जो केमिकल बॉन्ड से बहुत ज्यादा वीक होते हैं, यानी कि वंडरवॉल फोर्सेस आर वीकर देन केमिकल फोर्सेस और बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड की कंपेयर में ये बहुत ही ज्यादा वीक फिजिकल फोर्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी की वजह से उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप होती है, चार्ज डेवलप होता है, तो उन चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स लगते हैं उसी को कहते हैं वीक वंडरवॉल फोर्सेस। लेकिन ये फोर्स एक्ट कब होंगे और किस टाइप के मॉलिक्यूल में होंगे, ये फोर्स एक्ट कहाँ पे करते हैं, तो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं। तो जब भी 2 और मोर देन 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में पोलैरिटी शो करते हैं तो उस टाइम पे ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है इसी वीक फोर्स को हम कहते हैं वंडरवॉल फोर्स, और इनकी रेडियस को हम कहेंगे वंडरवॉल रेडियस।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये कोई कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है जो ओवरलैपिंग से बना है। तो ये दो एटम की ओवरलैपिंग से ए एंड बी, ये कोवलेंटली बॉन्ड यानी कि इनकी ओवरलैपिंग हुई है, तो ओवरलैपिंग से कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। और ये भी कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है क्योंकि दोनों ही ए डैश बी डैश, तो ये भी ओवरलैप्ड मॉलिक्यूल है। सपोज ये मॉलिक्यूल HCl है तो कोवलेंट बॉन्ड इनके बीच में बनेगा। ये भी मॉलिक्यूल क्या है, HCl है, तो सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल हैं HCl। वी नो दैट कि क्लोरीन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन की कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस पे स्लाइड निगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक दूसरे के जब ये क्लोज कांटेक्ट में होंगे तो इसका निगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, हाइड्रोजन के स्लाइड पॉजिटिव चार्ज पे एक अट्रैक्शन या एक वीक अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा या डेवलप करेगा। तो इसी वीक अट्रैक्शन फोर्स को कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। तो ये एक मॉलिक्यूल है HNCl, तो सपोज ये H एटम है और ये Cl एटम है, तो ये Cl और ये H है, और इस वाले मॉलिक्यूल में भी ये H और ये क्या है, Cl है। तो जब ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो इनके बीच में ये वैन डर वाल्स फोर्स लगेगा, वीक वैन डर वाल्स फोर्स। तो उस टाइम पे इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, इसका हाफ जो होगा उसी को कहेंगे वैन डर वाल्स रेडियस। सो दो मॉलिक्यूल्स जो वैन डर वाल्स फोर्स से बाइंड है तो उसके एटम्स के न्यूक्लियस की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उसका जो हाफ डिस्टेंस हम लेते हैं उसी को कहते हैं वैन डर वाल्स रेडियस। सपोज इसकी रेडियस है C1 और इसकी है C2, तो दोनों की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो जाएगी C1 C2 अपॉन इसका हम हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो वैन डर वाल्स रेडियस इक्वल टू हो जाएगा C1 C2 अपॉन 2। तो ये है वैन डर वाल्स रेडियस। तो ये तीनों ही मॉलिक्यूलर रेडियस हैं जिनमें हम मॉलिक्यूल्स के दो एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को लेकर के उसका हाफ डिस्टेंस अगर कंसीडर करें तो उन्हीं को कहते हैं मॉलिक्यूलर रेडियस। तो ये थी कोवलेंट, मेटालिक एंड वैन डर वाल्स रेडियस। तो ये तो थी मॉलिक्यूलर रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस। तो काफी सिंपल है, मैं एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। तो एटॉमिक रेडियस होती है जब कोई भी फ्री एटम होता है तो उसके न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को कहते हैं एटॉमिक रेडियस R। लेकिन मोस्ट ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं, तो वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स की जो रेडियस होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट थी कोवलेंट रेडियस जो कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे ओवरलैपिंग से, और सेकेंड थी मेटालिक रेडियस, ऐसे एटम्स जो मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। थर्ड थी वैन डर वाल्स रेडियस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। तो ये थे मेटालिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस। अब हम डिस्कस करते हैं इनका पीरियोडिक ट्रेंड कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस में क्या इफेक्ट पड़ेगा और टॉप टू बॉटम जाने में एटॉमिक रेडियस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट है इन अ पीरियड, on moving left to right in a period the atomic size decreases due to increasing effective nuclear charge। तो होता क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा कि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ सेल भी सेम रहती है। तो नंबर ऑफ सेल में कोई इंक्रीमेंट नहीं आता है। तो आपको फोकस करना है यहाँ पे कि सेल के नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो नंबर ऑफ सेल उतने ही रहेंगे जितने यहाँ पे हैं। तो नंबर ऑफ सेल सेम रहेंगे तो क्या होगा कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट सेल में इंक्रीज होंगे। तो सपोज यहाँ पे मैंने एक सोडियम लिया है, एक मैग्नीशियम लिया है, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसका एटॉमिक नंबर है 12। तो इसको अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281, तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 281 कितनी सेल्स हैं, 1 2 3,
तो 3 सेल हैं। और मैग्नीशियम में भी 1 2 3 यानी कि 2 8 2, तो आउटर मोस्ट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन नंबर ऑफ सेल 1 2 3 ही है। तो दोनों में नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम है। तो 11 में भी 3 सेल होंगी, 12 में भी 3 सेल होंगी, 13 में भी 3 सेल होंगी, 14 में भी 3 सेल होंगी एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ सेल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब अगर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे सोडियम में आप देखिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके न्यूक्लियस में भी 11 प्रोटॉन होंगे और इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन होंगे। तो 11 और 12 प्रोटॉन में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ऑब्वियसली 12 वाले की, जहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वो उतनी ही डिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि सोडियम में 11 प्रोटॉन को भी 1 2 3 थर्ड सेल तक के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है और मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन को भी केवल 1 2 3 यानी कि थर्ड सेल तक के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। तो किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। तो एक प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से उतनी ही डिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे इसके साइज में थोड़ी सी क्या आ जाएगी, डिक्रीमेंट आ जाएगी, यानी कि साइज जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सेल्स जो होंगी वो न्यूक्लियस के थोड़ा सा क्लोज आ जाएंगी। तो मैग्नीशियम वाले का जो साइज होगा वो सोडियम के साइज से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। और ऐसे ही हम 13 14 15 16 लेंगे तो उनके एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होंगे और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इनके न्यूक्लियस में बढ़ते जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिससे न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से ही ये जो सेल्स हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और न्यूक्लियस के क्लोजर आ जाएंगे, जिससे एटम का साइज धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा लेफ्ट टू राइट मूव करने में, या हम कहेंगे अक्रॉस अ पीरियड। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से उनका साइज भी बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसका अपोजिट होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है, लेकिन आपको फोकस करना है कि नंबर ऑफ सेल्स सेम रहती हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही हैं। उतनी ही सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स जितना इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्गली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि नंबर ऑफ सेल ना बढ़ने से डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की, तो आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो उसी वजह से न्यूक्लियस ज्यादा इफेक्टिव हो गया है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो प्रोटॉन इंक्रीज होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे साइज थोड़ा सा न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा और साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये था अक्रॉस अ पीरियड। अब हम लेंगे इन अ ग्रुप, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स। सिंपल सी बात है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा ही, साथ में नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होंगी। पीरियड में क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट थी, वो चेंज नहीं हो रही थी, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिक्स होता है। तो उस पीरियड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स का
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होने की वजह से डिस्टेंस भी क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये एक गैप में इंक्रीज होगा, ना कि सीक्वेंस में। तो नीचे की ओर जाने पे नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होती हैं, प्रोटॉन भी इंक्रीज होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो दोनों चीजें बढ़ रही हैं। तो हम कौन सा इफेक्ट कहेंगे, जो ज्यादा इफेक्टिव या डोमिनेंट होगा वही इफेक्ट यहाँ पे देखा जाएगा। तो होता क्या है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाती हैं। सपोज फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन एंड लिथियम को देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसमें एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से सेल भी कितनी होगी, 1। तो हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, ये इसकी फर्स्ट सेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जबकि उसी के नीचे जो प्लेस्ड है वो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो 3 का जब हम कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये 2 और 1 यानी कि 2 सेल्स आती हैं। तो 2 सेल आने से यहाँ पे इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ है, 1 से 3 हुआ है, तो एक गैप में ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे गैप में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, तो इसी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी। तो नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगी तो क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल ज्यादा होने से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब एटॉमिक नंबर बढ़ने से यहाँ भी न्यूक्लियस इफेक्टिव होगा क्योंकि प्रोटॉन के नंबर यहाँ भी इंक्रीज होंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है जिससे वॉल्यूम बढ़ रहा है किसका, एटम का। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वॉल्यूम के बढ़ने से होगा क्या, तो यहाँ पे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस बढ़ जाएगी ऊपर वाले एटम की कंपेयर में। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे सेल पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इंक्रीज होते जाएंगे। तो एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होने से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस बढ़ जाएगी जिससे न्यूक्लियस का जो डोमिनेंट इफेक्ट था वो इफेक्टिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल के लिए। तो वो अट्रैक्शन फोर्स बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए अनइफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि एक गैप में एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं और साइज लगातार बढ़ रहा है, तो इसका इफेक्ट आउटर मोस्ट के लिए डिस्टेंस बढ़ने से वीक होता जाएगा। तो इफेक्ट वीक होगा तो यहाँ पे साइज में कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पे जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आपको याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज होने पे वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये था एटॉमिक साइज और इसका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।